बच्चों, मैं रंजीत वर्मा अपने YouTube चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आज आपको भूगोल का पाठ 4 जलवायु के बारे में पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं जलवायु क्या है, उसकी परिभाषा और यह कहां पर किस आकार में पाई जाती है या कहां का मौसम कैसे पाया जाता है। तो देखिए इसमें बच्चों अध्याय 4 जलवायु हमारा है। अध्याय 4 जलवायु। तो सबसे पहले पाठ की रूपरेखा बच्चों क्या कहती है, जो हमारा अध्याय 4 जलवायु भूगोल में दिया गया है। तो पाठ की रूपरेखा क्या कहती है, यानी आपके जो चैप्टर में है कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं जलवायु को लेकर। तो इसमें देखते हैं बच्चों, सबसे पहले जलवायुवी नियंत्रण दिया गया है। जलवायुवी नियंत्रण, फिर भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक और भारतीय मानसून, फिर चौथा है मानसून का आगमन एवं वापसी और ऋतुएं, फिर वर्षा का वितरण, फिर मानसून एकता का परिचायक। इतने महत्वपूर्ण बिंदुओं से मिल करके आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट किया गया है। तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं जलवायु, यानी पाठ की रूपरेखा के आधार पर हम देखते हैं जलवायु। तो इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का जानना बहुत, या कुछ इसके बारे में, जलवायु के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सबसे पहले देखते हैं भारत की जलवायु जो कैसी है, मानसूनी है। यानी जो बच्चों भारत की जलवायु है वह मानसूनी है, यानी यहाँ पर मानसून जो होते हैं वो समय समय पर परिवर्तित होते रहते हैं, इसलिए यहाँ की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जलवायु एक समान नहीं रहती है, मौसम के अनुसार बदलती रहती है। फिर तथा एशिया में इस तरह की जलवायु प्रमुख रूप से दक्षिण व दक्षिण पूर्व क्षेत्रों में पाई जाती है। यानी जो एशिया है अपना एशिया, इसमें इस तरह की जलवायु प्रमुख रूप से दक्षिण व दक्षिण पूर्व क्षेत्रों में पाई जाती है। सामान्य प्रतिरूप में एक रूपता होते हुए भी भारत की जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नताएं हैं। यानी सामान्य रूप से या सामान्य प्रतिरूप में एक रूप में होते हुए, या एक रूपता का अर्थ होता है एक रूप में होते हुए भारत की जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नताएं हैं। यानी सभी जो जलवायु की अवस्थाएं हैं वो अलग अलग भिन्न हैं। राजस्थान के मरुस्थल में ग्रीष्मकाल में तापमान लगभग 50 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। यानी जो राजस्थान का मरुस्थल है बच्चों, वहाँ गर्मी की ऋतु में, भारत में जो राजस्थान थार का मरुस्थल है उसमें गर्मी की ऋतु में लगभग 50 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर में स्थित पहलगाम का तापमान लगभग 20 सेंटीग्रेड ही रहता है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया जलवायु के कारण, भारत की जलवायु जो है वो मानसूनी है। तो हर क्षेत्र की जलवायु, यानी भारत का जो प्राकृतिक क्षेत्र है, हर एक क्षेत्र की जलवायु अलग अलग रहती है। फिर शीतकाल की रात में जम्मू कश्मीर में द्रास का तापमान, जब ठंडी की ऋतु होती है बच्चों, तो जम्मू कश्मीर के द्रास का तापमान, द्रास इलाका है जो द्रास क्षेत्र, वहाँ का तापमान -45 सेंटीग्रेड हो जाता है। जबकि केरल में स्थित तिरुवनंतपुरम का तापमान 22 सेंटीग्रेड हो सकता है। कुछ स्थानों पर रात व दिन के तापमान में अंतर होता है, यानी कुछ ऐसे स्थान भी बच्चे होते हैं जहाँ रात और दिन के तापमान में अंतर हो सकता है। फिर थार के मरुस्थल में दिन का तापमान लगभग 50 सेंटीग्रेड तक हो सकता है, जबकि उसी रात को यह 15 सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। दूसरी तरफ अंडमान निकोबार में दिन व रात का तापमान लगभग समान रहता है। तो बच्चों ये जो हमारा कुछ सिलेबस से जो महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो भारत की जलवायु है वह मानसूनी है तथा क्षेत्रों पर डिपेंड करती है। यानी एक क्षेत्र की जलवायु दूसरे क्षेत्र की जलवायु से भिन्न हो सकती है। क्यों? मौसम के अनुकूल भिन्न हो सकती है, जब वहाँ की प्राकृतिक दशाओं के कारण वहाँ की जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। अब देखते हैं बच्चों, हम चैप्टर पर आते हैं। यहाँ पे मानसून, देखिए मानसून के बारे में, चूँकि जलवायु है तो जलवायु में हम मानसून की बात हो रही थी, तो मानसून का तात्पर्य क्या है, इसलिए मैंने लिख दिया है मानसून। तो मानसून का तात्पर्य क्या है, तो बच्चों इसमें देखते हैं मानसून का तात्पर्य एक वर्ष के दौरान, यानी एक वर्ष में, मानसून का तात्पर्य एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन है। यानी मानसून, बच्चों ध्यान से समझ लेना कि मानसून का तात्पर्य क्या है। तो मानसून का तात्पर्य होता है कि एक वर्ष के दौरान, यानी एक वर्ष में वायु की दिशा में ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन है। जो वायु की दिशा होती है वो किन ऋतुओं के अनुसार अलग अलग चलती है, इसलिए उसमें जो परिवर्तन होते हैं उसी को हम मानसून कहते हैं।
यानी मानसून का तात्पर्य जैसे गर्मी में गर्म गर्म हवाएं चलने लगती हैं और ठंडी में शीत हवाएं चलने लगती हैं, किंतु बार अत्यधिक ठंडी आती है तो बर्फीली हवाएं चलने लगती हैं। इसलिए ऋतुओं का जो परिवर्तन होता है वही मानसून होता है। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु बच्चों। तो मानसून शब्द की व्युत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द मौसम से हुई है। मानसून शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है वह अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है, यानी जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मौसम होता है। मौसम का अर्थ होता है मौसम। तो ये हुआ मानसून का अर्थ। अब बच्चों देखते हैं जलवायु क्या है। जलवायु, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो जलवायु पर आधारित है, तो हम अब जलवायु के बारे में भी पढ़ लेते हैं। जलवायु किसे कहते हैं या जलवायु क्या है। तो बच्चों देखिए, जलवायु किसी बड़े इलाके का औसत मौसम है। जलवायु क्या है, जलवायु किसी बड़े इलाके का औसत मौसम है जो एक लंबे समय से बना रहता है। यानी जो एक लंबे समय तक किसी क्षेत्र का मौसम बना रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं, औसत मौसम लगभग समान बना रहता है तो उसे हम जलवायु कहते हैं। उदाहरण हेतु जैसे हम समझ लेते हैं कि भारत की जलवायु यूरोप की तुलना में अलग है, यानी भिन्न है। भारत की जो जलवायु है यूरोप की तुलना में भिन्न है। क्यों भिन्न है, क्योंकि यूरोप में अक्सर बर्फबारी होती रहती है जिससे बहुत अधिक ठंडी पड़ती है, किंतु भारत में मौसम परिवर्तन होते रहते हैं, यहाँ बहुत अधिक ठंडी नहीं पड़ती है। इसलिए कहा गया है कि जलवायु किसी बड़े इलाके का औसत वह मौसम है जो एक लंबे समय से बना रहता है, उसे हम जलवायु कहते हैं। तो ये तो ही जलवायु की बात बच्चों। अब आगे हम बढ़ते हैं जलवायु के प्रकार, यानी जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसके लिए बच्चों देखते हैं हम तापमान के आधार पर। सबसे पहले हम किस देखते हैं जलवायु के प्रकार किस पर, तापमान के आधार पर जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है। तो तापमान के आधार पर बच्चों जलवायु को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 उष्णकटिबंधीय जलवायु, दूसरा शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु और तीसरा है ध्रुवीय जलवायु। समझ गए। तो जलवायु के प्रकार किसे, तापमान के आधार पर जलवायु को 3 भागों में बांटा गया है। बच्चों इसके बारे में आप लोगों ने कक्षा 8 में पढ़ा होगा, इसलिए ज़्यादा विस्तारित इसको नहीं बताएंगे। यदि आपकी समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं, उसके बाद में इसको हम बता देंगे। फिलहाल मैं शॉर्टकट में जलवायु के प्रकार आपको पढ़ा रहा हूँ। इसमें जलवायु कितने भागों में बांटा गया है। तो तापमान के आधार पर जलवायु को 3 भागों में बांटा गया है, उष्णकटिबंधीय जलवायु, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु और ध्रुवीय जलवायु। ठीक। अब देखते हैं बच्चों वर्षा के आधार पर जलवायु के प्रकार, नहीं वर्षा के आधार पर जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए इसमें परिभाषा के आधार पर हम बता रहे हैं आपको कि वर्षा के आधार पर जलवायु को शुष्क, आर्द्र, ऋतुवत शुष्क तथा ऋतुवत आर्द्र जलवायु प्रकारों की पहचान की जा सकती है। यानी वर्षा के आधार पर जलवायु को शुष्क और आर्द्र 2 भागों में, लेकिन तीसरा भाग क्या होता है, ऋतुवत शुष्क। ऋतुवत शुष्क कभी कभी शुष्क मौसम में, शुष्क की ऋतुओं में भी शुष्क हो जाती है जलवायु, और ऋतुवत आर्द्र जलवायु की पहचान की जा सकती है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर तो वही बात जलवायु के प्रकार की। तो आगे बढ़ाने से पहले बच्चों एक बार आपको पुनः बताना चाहेंगे कि यदि मेरा चैप्टर आपको कहीं भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स के जरिए ज़रूर पूछें, या मेरे पर्सनल नंबर 8400300179 पर कॉल करके पुनः इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं या इसके बारे में कुछ पूछ सकते हैं। तो अब इसके आगे हम बच्चों अब बताना और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, जलवायु नियंत्रण क्या है। जलवायु नियंत्रण क्या है, तो अब देखिए अक्षांश, ऊंचाई, पवन तंत्र, वायुदाब व पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, उच्चावत लक्षण तथा महासागरीय धाराएं किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारक होते हैं। कौन कौन से, अक्षांश, फिर उस क्षेत्र की ऊंचाई, यानी जो जलवायु नियंत्रण क्या है, जलवायु क्षेत्र की जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो भी जलवायु को नियंत्रण करती हैं, और वहाँ की जो ऊंचाई होती है वो भी जलवायु के ऊपर विशेष प्रभाव डालती है। पवन तंत्र जो पवनों का झोंका होता है, यानी हवा का जो ढांचा होता है वो भी, और वायु तंत्र व पवन तंत्र से समुद्र की दूरी, उच्चावत लक्षण तथा महासागरीय धाराएं किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारक होते हैं। पृथ्वी की गोलार्ध के कारण सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार पृथक पृथक होती है, जिसके परिणाम स्वरूप विषुववृत्त से ध्रुवों की ओर तापमान
घटता है, यानी जिसके परिणाम स्वरूप जो विषुवत है उससे ध्रुवों का की ओर से तापमान घटता है। तो ये हमारा जलवायु नियंत्रण है। जलवायु नियंत्रण यानी किन कारणों से हो सकता है? अक्षांश, ऊंचाई, पवन तंत्र, वायुदाब व पवन तंत्र, समुद्र से दूरी और वायु उच्चावच लक्षण तथा महासागरीय धाराओं के कारण जलवायु नियंत्रण हो सकता है। अब देखिए बच्चों, जलवायु नियंत्रण नीति यूनिसेफ जलवायु नियंत्रण नीति। अब देखिए ये आपके चैप्टर में दिया गया है, किंतु बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जलवायु नियंत्रण नीति कब लागू हुई थी और क्यों लागू की गई थी। तो देखिए यहाँ पर यूनिसेफ का अर्थ होता है यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। जलवायु नियंत्रण नीति जो है वह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए नियंत्रित करना है। यानी इसका उद्देश्य क्या है कि वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनके उत्सर्जन को नियंत्रित करना है। यह समझौता जून 1992 के पृथ्वी सम्मेलन के दौरान किया गया था। यानी यह समझौता जो था वह 1992 के पृथ्वी सम्मेलन के दौरान किया गया था और इसके हस्ताक्षर के लिए 9 मई 1992 से रखा गया और इसके हस्ताक्षर के लिए यानी इसे हस्ताक्षर के लिए 9 मई 1992 से रखा गया था और दिसंबर 2009 तक कुल 192 देश ने इसे स्वीकार किया था। यानी दिसंबर 1992 में कुल 192 देशों ने इसे स्वीकार कर लिया था। तो ये हमारा बच्चों है जो जलवायु नियंत्रण नीति कब लागू हुई थी? 1992 में लागू हुई थी, लेकिन इसे हस्ताक्षर के लिए कब तक रखा गया था? 9 मई 1992 से रखा गया था और यह दिसंबर 2009 तक लागू हो गया था और इसमें 192 देशों ने इसे स्वीकार किया था। तो बच्चों ये हमारी जलवायु नियंत्रण नीति हुई। अब आगे देखते हैं बच्चों, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। अभी मैंने यहाँ पर बताया देखिए भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? अक्षांश, ऊंचाई। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले हम ऊंचाई क्या है, यानी भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। तो बच्चों अब इसमें हम देखते हैं, आपको अलग बुक से थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ाई दे रहे हैं। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। तो इसमें देखते हैं कर्कवृत्त, अक्षांश। सबसे पहले भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले अक्षांश हम देखते हैं। अक्षांश रेखाएं भारत की जलवायु को कैसे प्रभावित करती हैं? तो कर्कवृत्त भारत के मध्य भाग, यानी कर्क जो वृत्त है हमारा, भारत के मध्य भाग पश्चिम में कच्छ के रण से पूर्व में मिजोरम तक होकर गुजरती हैं। यानी भारत की जो अक्षांश रेखाएं हैं वो पश्चिम में कच्छ के रण से पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरती हैं। भारत का लगभग 50% भाग कर्कवृत्त के दक्षिण में स्थित है। यानी भारत का जो लगभग 50% भाग है वह कर्क रेखा या कर्कवृत्त के दक्षिण, यानी कर्क की जो वृत्त रेखाएं होती हैं उसके दक्षिण में स्थित है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। यानी वह क्षेत्र जो है वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। कर्कवृत्त के उत्तर में, जो कर्कवृत्त के उत्तर में स्थित शेष भाग उपोष्णकटिबंधीय है। उपोष्णकटिबंधीय, इसलिए हमारे देश की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु व उपोष्णकटिबंधीय जलवायु की विशेषताएं विद्यमान हैं। यानी जिसके कारण हमारे जो देश की जलवायु में उष्णकटिबंधीय जलवायु व उपोष्णकटिबंधीय जलवायु की विशेषताएं विद्यमान है। तो सबसे पहले भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा होता है? अक्षांश होता है। और दूसरा ऊंचाई, यानी उस क्षेत्र की ऊंचाई भी वहाँ की जलवायु, किसी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित कर सकती है। तो वो कैसे? देखिए, हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में स्थित है। जो हिमालय हमारा पर्वत है वह भारत के उत्तर में स्थित है, जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। इस प्रकार भारत के तटीय क्षेत्र में भी विस्तृत है, जहां अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। हिमालय मध्य एशिया की ओर से आने वाली ठंडी हवाओं को भारत में प्रवेश करने से रोकता है। यानी हिमालय पर्वत जो हमारा वो मध्य एशिया से आने वाली जो ठंडी हवाएं होती हैं उन्हें भारत में प्रवेश करने से रोकता है, जिस कारण से इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में कम ठंड पड़ती है। यानी हिमालय जो हमारी ऊंचाई होती है वो भी, यानी हमारे क्षेत्रों की जो ऊंचाई है वो भी जलवायु को प्रभावित करती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो उत्तर में हिमालय पर्वत है उसकी औसतन ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। और इस प्रकार भारत का तटीय क्षेत्र जो मतलब किनारा के क्षेत्र वो बहुत ही विस्तृत है, जहाँ अधिकतम लगभग 30 मीटर तक की ऊंचाई के पर्वत पाए जाते हैं। जहाँ अधिकतम
ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। हिमालय एशिया मध्य की ओर से यानी हिमालय मध्य एशिया की ओर से आने वाली जो ठंडी हवाएं होती हैं वो हिमालय पर्वत उन हवाओं को भारत में प्रवेश करने से रोकता है, जिस कारण से इस क्षेत्र में एशिया की तुलना में ठंड पाई जाती है। तो बच्चों यहाँ तक हम टिक कर लेते हैं। इसके आगे का पार्ट हम अगले भाग में अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और बच्चों एक बार पुनः हम बताना चाहेंगे कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, इसके लिए कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा अधिक से अधिक लाइक और शेयर करते रहें, जिससे अन्य बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके तथा आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक देखते रहें। धन्यवाद।